हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के जो 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं वो पिछले टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम से लिए गए हैं। यानी कि जो पीछे आपका टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो इनको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वैलेंसी ऑफ Fe इन K3FeCN6 इज, मतलब K3FeCN6 जो कंपाउंड है उसमें Fe की वैलेंसी क्या होगी, ये हमें बताना है। Fe की वैलेंसी बतानी है यहाँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसमें क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट होगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसकी या बैलेंसी निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। Fe की क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, K के पास लिखा हुआ है 3 को ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ 3 इंटू K की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। कैसे पता लगेगा K की +1 होती है, K का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 1। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। निकालनी जिसकी है, किसकी निकालनी है, Fe की निकालनी है, तो Fe को मान लेंगे x +6 इंटू Cn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ठीक है, क्योंकि एक निगेटिव लिगेंड है, इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वल में 0 कहां से आया, इक्वल में वो नंबर आती है जो कंपाउंड पर चार्ज होता है, यानी कि कंपाउंड पर ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा होगा वो इक्वल में आ जाएगा। जैसे K3FeCN6 पर कोई चार्ज नहीं है, सपोज दैट इस पर चार्ज होता +1 तो सामने +1 आ जाता, अगर -2 होता तो -2 आ जाता, +3 चार्ज होता तो यहाँ +3 आ जाता। बस अब क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 3 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +3। यानी कि यहाँ से जो आंसर आ गया है वो क्या आया है, +3। तो ऑप्शन जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। एक और बात, एक और क्वेश्चन बनता है, जो ये कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड का नेम क्या है। तो इसका जो नेम होता है, इसका नेम होता है पोटेशियम फेरी साइनाइड। पोटेशियम फेरी साइनाइड इसका नेम है। अगर इसके आईयूपीएससी नेम की बात करते हैं तो आईयूपीएससी नेम होता है पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और ब्रैकेट में आती है ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। तो इसका ये हो जाएगा आईयूपीएससी नेम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो आगे चलते हैं हम 3 पर। मिसप्रिंट था 2 क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है, 0.5 लीटर बिलियन में कितने ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होना चाहिए कि इसका प्रसरण दाब वही हो जो 9.2 ग्राम ग्लूकोज प्रति लीटर वाले सॉल्यूशन का है। तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिए गए हैं आपको 2 सॉल्यूशन। पहले का जो वॉल्यूम है वो है 0.5 लीटर और दूसरे का जो वॉल्यूम है वो है 1 लीटर, बोला गया है ना प्रति लीटर। ठीक है, दूसरे सॉल्यूशन का क्या है, 1 लीटर है। पहले वाले के लिए आपको W निकालना है और दूसरे का W दिया गया है, यानी कि मास, पहले का मास निकालना है और दूसरे का मास दिया गया है, जबकि दोनों के परासरण दाब क्या हैं, वो सिमिलर हैं, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का सेम है। तो पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए गिवन में क्या क्या दिया गया है आपको, गिवन में दिया गया है कि आपका पहले का जो V1 है वो कितना है, 0.5 लीटर और V2 जो दिया गया है वो दिया गया है 1 लीटर। W1 आपको निकालना है और W2 आपको दिया गया है, कितना था, आई थिंक 9.2 था, 9.2 है। बस अब आपको क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई V इज इक्व टू W/m RT।
अब देखिए पहले सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, पाई वन, ये तो फॉर्मूला होता है, पहले सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, पाई वन V1 इज इक्वल टू W1 अपॉन एम आर टी। अब देखिए यहाँ पाई वन V1 W1 ले लिया है, M1 R1 T1 नहीं लिया। M1 क्यों नहीं लिया, M1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों सॉल्यूशन ग्लूकोज के हैं तो उनका मोलर मास सिमिलर ही होगा, और R और T दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी क्या है, सेम है, टेम्परेचर को यहाँ कहीं चेंज करने की बात नहीं की गई है। तो यहां से आ जाएगा पाई वन इज इक्वल टू W1 RT ओवर MV1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हो जाएगा यहां से पाई टू इज इक्वल टू W2 RT अपॉन MV2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कहा गया है कि दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होंगे मतलब पाई वन इज इक्वल टू होगा पाई टू, और जब पाई वन पाई टू दोनों इक्वल हो गए हैं, क्योंकि कहा गया था कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर एक जैसा है, तो क्या आ जाएगा W1 RT अपॉन MV1 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन MV2। देखो W से M से M कैंसिल, RT से RT कैंसिल, यहां से क्या बचा, W1 अपॉन V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन V2। W1 आपको कैलकुलेट करना है और V1 कितना था, 0.5 था। W2 आपका 9.2 और ये कितना था, 1 था। अगर यहाँ से W1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 9.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.60 ग्राम। ये आपका आंसर आएगा। हम देख लेंगे कौन से ऑप्शन में ये आंसर आपको दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है विच हैज द मैक्सिमम कोएगुलेशन पावर फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ठीक है। यानी कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के लिए इसके कहे के लिए प्रेसिपिटेशन के लिए सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी। तो सबसे पहले तो बात ये पता होनी चाहिए हमें कि कोएगुलेटिंग पावर डिपेंड किस पर करती है। कोएगुलेटिंग पावर जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है चार्ज पर। जिस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आयन में ब्रेक करके देख लेते हैं। NaCl को करेंगे तो ये देगा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। BaCl2 को करेंगे तो ये क्या देगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 निगेटिव, ठीक है। यहां से ये बनेगा। अगर हम किसको करते हैं, K2CrO4 को करते हैं तो ये देगा 2K पॉजिटिव प्लस CrO4 2 निगेटिव। और हम किसको करते हैं, नेक्स्ट जो दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, K3 बिग ब्रैकेट FeCN का होल 6। तो इसको अगर करते हैं तो ये क्या देगा, 3K पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6, ये बनाएगा और इस पर चार्ज आ जाएगा 3 निगेटिव। तो आपको बताया था कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस का क्या कराया जा रहा है, प्रेसिपिटेशन कराया जा रहा है। तो इन कंपाउंड्स में से किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। तो इसके लिए क्या देखना है आपको, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, है ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के लिए क्या देखेंगे, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। देखिए यहाँ चार्ज 1 है, यहाँ चार्ज 1 है, यहाँ चार्ज कितना है, 2 है, और यहाँ चार्ज जो आया है वो 3 आया है। तो जहां पर 3 चार्ज होगा उसी की कोएगुलेटिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलाइड, मतलब इनमें से कोलाइड कौन है, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है। देखिए जो आपका मडी वाटर होता है ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। मिल्क भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है।
and blood is also an example of colloidal solution. Therefore the correct answer will be all of these. ओके, तो यहां से जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा कि सारे के सारे जितने भी ऊपर दिए गए हैं वो सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अप्लाइंग वांट ऑफ फेज रूल टू वन कंपोनेंट सिस्टम इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि क्या जो आपको अप्लाई करना है वांट ऑफ फेज रूल, ठीक है, किस पर, वन कंपोनेंट सिस्टम पर. अगर वन कंपोनेंट सिस्टम पर उसको क्या करें, अप्लाई करें, तो इनमें से जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत साबित होगा. पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है, ट्रिपल पॉइंट हैज थ्री फेजेस एंड इज नॉन वेरिएंट. सबसे पहली बात तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है. देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि सपोज दैट ये एक पॉइंट है और यहां से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, तीन क्या निकल रही है, यहां से लाइन निकल रही है, कर्व निकल रही है, लाइन निकल रही है. तो यहाँ जो फेज होगी वो ए होगी, ये होगी बी और ये होगी सी. अगर ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम कि ये पॉइंट जो होगा आपका ट्रिपल पॉइंट होगा और इसमें तीन फेजेस होती हैं. ये बात बिल्कुल सही है. दूसरा कहा जा रहा है कि एरिया हैज वन फेज. जैसे एरिया सपोज दैट ये ट्राइंगल है तो अंदर जो फेज होगा वो एक ही फेज होगा. एरिया में जो फेज होता है वो एक ही फेज होता है ना, और बाई वेरिएंट होता है. ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. लाइन हैज टू फेजेस. अगर एक लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ दो फेज होंगे, एक होगा इधर एक होगा इधर. ये बात भी बिल्कुल सही है. लास्ट में क्या कह रहा है, इट हैज क्वाड्रिपोल पॉइंट विद फोर फेजेस एंड निगेटिवली यूनिवेरिएंट. ये वाला जो पॉइंट है ये स्टेटमेंट गलत है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो इसी के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो आपका जो डी स्टेटमेंट है यही रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है इसमें फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन क्या कही गई है, हाफ ए प्लस टू हाफ ए इज इक्वल टू बी. रेट डिसअपीरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन. यानी कि जो ए डिसअपियर होगा उसका बी के अपीरेंस से क्या रिलेशन है, यानी कि रेट का रिलेशन पूछा गया है. तो पहले तो हम एक रिएक्शन जो है, रिएक्शन को नोट करें. क्या है रिएक्शन, रिएक्शन है हाफ ए गिव्स टू बी. ये आपकी रिएक्शन है. जब आप रेट लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो रेट कैसे लिखा जाता है कि जो रिएक्टेंट साइड होती है, रिएक्टेंट साइड का रेट होता है माइनस में, क्योंकि उसका हो रहा है डिसअपीरेंस. और जो भी मोल होते हैं वो आ जाते हैं 1 के अपॉन में, और यहाँ आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी. ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में निकलता है. और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 डी बी अपॉन डी टी. ठीक है, यानी कि किसी भी टर्म से, किस रिएक्शन में जितनी टर्म यूज होती हैं, हम किसी भी टर्म से रिएक्शन का रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो देखो रिएक्टेंट से अगर निकालना है तो रिएक्टेंट से रेट होता है माइनस में, क्योंकि रिएक्टेंट होता है रिएक्शन में डिसअपियर. और प्रोडक्ट से अगर निकालते हैं तो प्रोडक्ट से निकलता है प्लस में, क्योंकि उसका होता है अपीरियंस. ठीक है, और जो मोल्स होते हैं वो चले जाते हैं अपॉन में, 1 के अपॉन में. इसे अगर और आगे सॉल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा, -2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी बी अपॉन डी टी. इसे और आगे सॉल्व किया गया है तो यहां से क्या आ गया है, -DA, जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहां तक नहीं दिए गए, आगे दिया गया है, dt इज इक्वल टू, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1/4 db अपॉन dt. बस यही दिया गया है और देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है.
तो यहां से जो ऑप्शन बन रहा है आपका ऑप्शन बन रहा है बी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहां से? बी ऑप्शन बन रहा है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज 80 मिनट्स। क्या दिया गया है? हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है, मतलब टी हाफ। टी हाफ कितना दिया गया है? 80 मिनट्स। 80 minutes at a particular concentration. When initial concentration of the reactant is reduced to half, the half life period is also reduced to half, and sorry, the order of reaction would be। कहा गया है कोई रिएक्शन है आपकी, ठीक है, कोई रिएक्शन दी गई है, उसका हाफ लाइफ पीरियड जो दिया गया है वो दिया गया है 80 मिनट्स। ठीक है, कितना दिया गया है? 80 मिनट्स दिया गया है। और क्या होता है जब जो ये रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन को आधा कर दिया जाए तो इसका हाफ लाइफ पीरियड भी आधा हो जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ पीरियड है 80 मिनट्स, अगर इसमें जो रिएक्टेंट यूज हुआ है उसकी कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो उसका हाफ लाइफ पीरियड भी हाफ ही बचता है, जितना भी दिया गया है उसका आधा ही बचेगा। यानी कि इस रिएक्शन की अगर कंसंट्रेशन को आधा कर दें तो जो रेट ये हाफ लाइफ पीरियड है ये भी 80 से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो ऐसा जो होता है वो होता है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में। ठीक है, कि अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन की कंसंट्रेशन को आप क्या कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो उसका हाफ लाइफ पीरियड भी आधा हो जाएगा। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वो जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है द एंजाइम विच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल। कौन सा ऐसा एंजाइम है इसमें जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकता है ना? तो देखो एक एक करके यहां से बताते हैं। इन्वर्टेज क्या करता है? अगर इन्वर्टेज की बात करें तो आपका सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने का काम करता है। माल्टेज क्या करता है? जो माल्टोस होती है, माल्टोस शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है माल्टोस क्या करता है? माल्टेस क्या करता है? माल्टोस को चेंज करता है ग्लूकोज में। अगर हम डायस्टेस की बात करते हैं तो डायस्टेस क्या करता है? स्टार्च को चेंज करता है माल्टोज में। ठीक, डायस्टेस का काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना। माल्टेस का काम क्या होता है? माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करना। और इन्वर्टेस का जो काम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करने का काम होता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन चेंज करेगा, तो ये करता है आपका जाइमेस। जाइमेस जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज करता है, तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द किरचॉफ इक्वेशन इज, इनमें से कौन सी किरचॉफ इक्वेशन है? ठीक है, किरचॉफ इक्वेशन इसमें से छांटनी है। देखिए जो पहली वाली है ये तो आपकी आर्हीनियस इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन कौन सी है? ये पहली वाली है। दूसरी की बात करें तो ये भी आर्हीनियस इक्वेशन की ही एक फॉर्म है। अगर लास्ट वाली की बात करें तो ये है आपकी नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी जो किरचॉफ इक्वेशन है ये कौन सी है? ये आपका सी ऑप्शन जो होगा ये होगी किरचॉफ इक्वेशन। बस इसमें क्या रहना है, यहाँ ये टी नहीं रहना, ये हो जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp।
ठीक है, तो ये जो होगी आपकी, यही इक्वेशन होगी आपकी किरचॉफ इक्वेशन। तो हमारी ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।